अगर आपको भी लगता है आपको पढ़ाई छोड़ के काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाना चाहिए तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लोफ ने अपने प्ले डॉक्टर फॉस्टस में भी कुछ ऐसा ही चीज़ें एक्सप्लोर की है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। एंड आज की वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लोफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड डॉक्टर फॉस्टस प्ले पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लोफ का बर्थ हुआ था 1564 में, सेम ईयर जब विलियम शेक्सपियर भी पैदा हुए थे। उन्होंने किंग स्कूल में पढ़ाई की थी जो कैंटरबरी में था, एंड लेटर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए थे। वहाँ पे उन्हें उनकी एमए मिली, एमए की डिग्री मिली जो 1587 में था। एंड उसी टाइम पे उनका करियर भी शुरू हो गया था। तो उन्होंने अपना पहला फेमस प्ले लिखा था टैम्बरलेन द ग्रेट पार्ट वन, क्योंकि उसका पार्ट 2 भी लेटर निकाला गया था। एंड इस प्ले की इंपॉर्टेंस क्या थी? इंपॉर्टेंस ये थी कि जो इसमें हीरो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल एम्बिशियस मैन दिखाया जाता है, जिसे हर चीज़ पे अपना हक चाहिए होता है, जिसे हर चीज़ कॉन्कर करनी होती है। एंड इस टाइप के कैरेक्टर को हम एक ओवर रीचर कहते हैं, समवन विद अनलिमिटेड एम्बिशन। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि मार्लोफ ने इसी कैरेक्टर को, इसी हीरो को अपना एक मॉडल बना लिया। एंड बाकी लेटर जो उनके सारे हीरोज थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। इवन फॉस्टस जो है वो भी एकदम ऐसा ही था। तो क्रिस्टोफर का कंट्रीब्यूशन क्या था इंग्लिश ड्रामा में? उन्होंने ब्लैंक वर्स को पॉपुलर किया था। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जब हम कोई स्टोरी या फिर कोई लिरिक या फिर कोई पोम पढ़ते हैं बट उसमें जो लाइन होती है वो बिल्कुल राइम नहीं कर रही होती है, ठीक है, तो उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर मार्लोफ ब्लैंक वर्स जो था वो एक स्टैंडर्ड स्टाइल बन गया। काफ़ी जो भी इंग्लिश प्ले आ रहे थे उसका स्टाइल ही ब्लैंक वर्स बन गया। एंड इवन ये शेक्सपियर ने भी यूज़ किया था। देन रेनेसांस बैकग्राउंड, तो मार्लोफ जो थे वो एक रेनेसांस पीरियड में रहते थे। अगर आपको नहीं पता तो ये वो पीरियड होता है जब इस एज में काफ़ी न्यू लर्निंग देखने को मिली। लाइक न्यू चीज़ें लोग सीख रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड ह्यूमन एम्बिशन देखने को मिला। तो जो यहाँ पे ऑडियंस थी उन्हें ऐसी एडवेंचर, कॉन्क्वेस्ट और एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी। उनके बाकी के अदर प्लेस क्या हैं? द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड II, एंड अगेन डॉक्टर फॉस्टस, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो मार्लोफ का सबसे मैच्योर और ग्रेटेस्ट प्ले है। एंड ये उसी टाइम पे लिखा गया था जब शेक्सपियर ने अपना हेनरी VI का पार्ट 1 लिखा था। ये प्ले जो है ये एम्बिशन, नॉलेज, पावर, डैमनेशन एंड ह्यूमन लिमिट्स को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, ये सारे थीम है इसके। देन मार्लोफ की पर्सनालिटी के बारे में देखा जाए तो हिस्टोरिकल अकाउंट कहते हैं कि मार्लोफ काफ़ी गुस्से वाले थे, काफ़ी वायलेंट थे, लड़ाई कर देते थे, एंड उनका नेचर काफ़ी रेबेलियस था, ठीक है। वो रिलीजन में भी बिल्कुल नहीं मानते थे। एंड वो एक ऐसे टाइम पे रहते थे जब रिलीजन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था। एंड इसी की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत भी आई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स वगैरह बोले जो रिलीजन के एकदम अगेंस्ट जाते थे। देन क्या होता है, 1593 में एक वारंट निकाला गया क्रिस्टोफर के लिए। एंड ये निकाला इसलिए था क्योंकि उनके वहाँ पे एंटी रिलीजियस पेपर मिले थे, मतलब रिलीजन के अगेंस्ट कुछ पेपर उन्होंने लिखे थे जो थॉमस किड ने फाइंड किए थे। तो बिफोर वो उन्हें क्वेश्चन कर पाते कि तुमने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, मार्लोफ को एक टैवन फाइट, मतलब एक बार फाइट कह लो, एक फाइट में मार दिया गया। एंड वो ओनली जब 29 ईयर्स ओल्ड थे तभी वो मर गए इतनी यंग एज में। देन उनकी लिटरली इंपॉर्टेंस क्या है? लिटरली इंपॉर्टेंस, दो शेक्सपियर उनसे ज़्यादा फेमस बन गए, मार्लोफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड पोएटिक लैंग्वेज निकाली, ब्लैंक वर्स का यूज़ निकाला, ठीक है, एम्बिशन एंड रेबेलियन जैसे थीम को प्लेस में लाए, एंड उनके पावरफुल ट्रैजिक हीरोज जो होते थे। तो क्रिस्टोफर मार्लोफ was a major Elizabethan dramatist whose bold heroes, blank verse style and Renaissance spirit made him one of the greatest predecessors of Shakespeare. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो जो मार्लोफ थी उन्होंने ये स्टोरी खुद नहीं बनाई थी। एलिजाबेथन ईरा में क्या होता था, जो प्ले राइट होते, जो प्ले लिखते थे लोग, वो काफ़ी बार क्या करते थे कि वो लिखने से पहले एक पुरानी स्टोरी में से उससे इंस्पिरेशन ले लेते थे एंड देन वो अपनी स्टोरी लिखते थे। तो क्रिस्टोफर मार्लोफ ने भी यही किया, उन्होंने एक पुरानी स्टोरी में से इंस्पिरेशन ली एंड उसी के बेस पे डॉक्टर फॉस्टस को लिखा। तो ये जो प्ले है ये एक लेजेंड, लाइक एक रियल जर्मन मैन के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम था जोआन फॉस्टस, उसे हम जॉर्ज फॉस्टस भी कह सकते हैं, तो उसके ऊपर लिखा गया है। अब ये हिस्टोरिकली जॉर्ज फॉस्टस था कौन? तो ये आदमी 1510 से 1520 के बीच में एग्जिस्ट करता था। वो एक स्कॉलर था, एक फॉर्च्यून टेलर था और एक मैजिशियन भी था। लोग कहते थे कि वो काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी प्राउड है, एंड इसी को सुपरनैचुरल पावर से कनेक्ट कर दिया था लोगों ने। तो उसकी डेथ के रिगार्डिंग एक लेजेंड है कि लोग कहते हैं कि उसे डेविल ने मार दिया, मतलब शैतान ने आके मार दिया उसको, बट रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं होगा। रियलिटी में वो पॉइजनिंग से मरा था। तो उसकी डेथ के बाद काफ़ी चीज़ें, लाइक काफ़ी स्टोरी इधर उधर फैलने लग गई कि उसकी डेथ कितनी बुरी थी एंड उसे पनिशमेंट मिला, उसकी जो उसने सिंफुल ज़िंदगी जी थी उसकी रिगार्डिंग उसे पनिशमेंट मिला, ठीक है। एंड ये जो स्टोरी थी, स्टोरीज अबाउट पीपल सेलिंग देयर सोल टू सेटन फॉर प्लेजर एंड पावर ऑलरेडी एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। तो ऐसी कहानियाँ जहाँ पे लोग अपना सोल
बेच देते थे शैतान को ताकि उन्हें प्लेजर और पावर मिल जाए। ये काफ़ी टाइम सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी एंड लेटर इसी को ही फॉस्टस से कनेक्ट कर दिया। इसी की वजह से फॉस्टस का जो लेजेंड था वो एकदम फेमस हो गया। देन एक फर्स्ट बुक जर्मन में भी रिलीज़ हुई थी 1567 में। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया वॉन डी जॉन फॉस्टन एंड उसमें फॉस्टस की ही जो बुरी सी लाइफ और उसकी हॉरिबल डेथ थी उसके बारे में लिखा गया था। देन इस जर्मन बुक का पर्पस क्या था? ये एक मोरल स्टोरी थी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और जो भी भगवान के अगेंस्ट जाएगा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉस्टस इज रेनेसांस मैन। इस बुक में क्या होता है, फॉस्टस ईविल है बट उसके पास इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी भी है, मतलब उसे नॉलेज के बारे में जानना है, चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज चाहिए, उसे पावर चाहिए। एंड यही रेनेसांस टाइम का जो स्पिरिट होता है उसे रिफ्लेक्ट करता है, जो कि था चीज़ों को सीखने का डिज़ायर, ह्यूमन एम्बिशन, क्यूरियोसिटी दुनिया को लेके। ठीक है, देन बुक में हमें पोप के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड देखने को मिली है, पोप और चर्च के अगेंस्ट। ये काफ़ी कॉमन होता था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के टाइम। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वो लोग करते थे जो बिलीव रखते थे कि जो चर्च है वो एक किंग या फिर क्वीन को चलाना चाहिए, ना कि पोप को। ठीक है, तो उस टाइम पे लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करते थे एंड पोप को हेट करते थे एंड इस बुक में हमें यही चीज़ें देखने को मिली है। देन मार्लोफ ने अपनी इस चीज़ को स्टोरी में कैसे यूज़ किया? इसका जो इंग्लिश और जर्मन वर्जन था दोनों ही एक मोरल कहानियाँ थी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बट मार्लोफ ने इन स्टोरीज़ को उठा के एक ड्रामा बना दिया। ठीक है, उसमें ड्रामा में उन्होंने फोकस किया ह्यूमन एम्बिशन, डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड ट्रेजेडी ऑफ मैन। तो मार्लोफ डॉक्टर फॉस्टस इज बेस्ड ऑन द जर्मन लेजेंड ऑफ जोआन फॉस्टस एंड द इंग्लिश फर्स्ट बुक, but Marlowe transformed a simple moral tale into a powerful Renaissance tragedy about ambition, knowledge and downfall। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तो हम लिख सकते हैं। देन ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमारी बुक्स में प्रोवाइड किया हुआ था तो मैंने इसका भी नोट्स बना दिया है, हाउ टू स्टडी डॉक्टर फॉस्टस। तो एक बेस्ट वे क्या होता है लिटरली टेक्स्ट को पढ़ने का कि तुम पहले से खुद से पढ़ो फिर उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड रीडिंग अपने अपनी इमेजिनेशन, अपने इंटरप्रिटेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक जो राइटर होता है क्योंकि वो अकेले नहीं लिखता है, कोई भी राइटर हो वो काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि वहाँ का टाइम पीरियड, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर। तो क्रिस्टोफर मार्लोफ भी इन्हीं चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, अपने अराउंड चीज़ें हो रही थी एंड वो उन्होंने उनकी राइटिंग में शो किया। देन लिटरेचर के दो मीनिंग होते हैं, एक रीडर का मीनिंग मतलब जो इंसान खुद प्ले पढ़ रहा है वो क्या समझता है, एंड एक ऑथर का मीनिंग जो राइटर जिसने प्ले लिखा है वो समझाना क्या चाहता है लोगों को। तो जब ये दो चीज़ें साथ में आ जाती है तो प्ले की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डीपर और बेटर हो जाती है। देन दो मेजर इन्फ्लुएंस जो डॉक्टर फॉस्टस पे आई थी, एक रेनेसांस थी। ठीक है, तो उसमें हमें रेनेसांस इन्फ्लुएंस दिखा था प्ले में, जो डिज़ायर फॉर नॉलेज है, ह्यूमन एम्बिशन, इंडिविजुअलिज्म, क्यूरियोसिटी, पावर, अचीवमेंट एंड मोरालिटी ड्रामा, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईविल, क्रिश्चियन टीचिंग, सिन, रिपेंटेंस, ये सब चीज़ें भी हमने देखने को मिली। तो मोरालिटी ड्रामा एंड रेनेसांस से ये हमारा प्ले इन्फ्लुएंस हुआ था। देन अनदर इम्पॉर्टेंट व्यू, जो मार्लोफ था उसे अब पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उन्हें ये एम्बिशन चाहिए था, उन्हें मैजिक और सुपर नेचुरल चीज़ें देखनी थी एंड क्रिश्चियन थीम्स देखने थे। तो उन्होंने यही चीज़ों को यूज़ किया ताकि ऑडियंस आके उनका प्ले देकर उससे अट्रैक्ट हो। इस प्ले के काफ़ी दो अलग अलग वर्जन है, एक जम्प्सका एडिशन है जिसमें प्ले को 20 सीन्स में डिवाइड किया है, एक मुखर्जी एडिशन है जिसमें 5 एक्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सीन ऐसा है कि 1 से 4 जो सीन है वो एक्ट 1 में है, 5 to 7 एक्ट 2 में है एंड सो ऑन। देन प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम 3 सेक्शन में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 जहाँ पे उन्होंने ईविल को कमिटमेंट दिया, देन उनका यूज ऑफ पावर एंड उनकी डेथ कैसे हुई। तो ये सब हम आगे वाली वीडियो में अच्छे से ईजी वे में कवर करेंगे। तो टू अंडरस्टैंड डॉक्टर फॉस्टस, a student must know its two main influences, Renaissance ambition and morality play Christianity. The play's plot moves from Foster's choice of evil to misuse of power and finally to his tragic damnation. ये भी हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो दैट वॉज अ वीडियो। आई होप आपको कुछ लर्न हुआ हो इससे, एंड अगले वीडियो में हम इसी प्ले को ईजी वे में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट। बाय बाय।